नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अपने चैनल पर इंडियन पॉलिटी कराने वाला हूं और उसका मैंने आपसे सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है कि हम किस क्रम में इस वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमारी जो सबसे पहली वीडियो है वो है भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे जो भारत का संविधान बना, संविधान बनने तक भारत में संविधान का विकास किस तरह से हुआ। जैसे मान लीजिए जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो वो किस तरह के रूल और रेगुलेशंस बनाते थे, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं इस क्लास की जो आज की मैं थ्योरी और क्वेश्चंस की PDF वहीं पर शेयर करने वाला हूँ। आपको कंटेंट वहाँ पर अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कंटेंट देना, मुझे बहुत से कंटेंट दे देते हैं बहुत ज़्यादा और फिर कहते हैं बाद में क्वेश्चन तो हमारे कंटेंट से ही फंसाता है। लेकिन इतना कंटेंट भी नहीं होना चाहिए जो हमारे ऊपर बोझ बने। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चंस की भी। आप प्रैक्टिस लगाइए और थ्योरी पढ़िए और अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छी कोई बुक लें, उस बुक को पढ़ें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बुक पढ़ना जितना आप वीडियो देख रहे हैं उतना जरूरी है, बुक उससे भी ज़्यादा जरूरी है। बुक से आपका जो नॉलेज है वो स्थायी होती है। तो आप कोई सी बुक ले सकते हैं आपको जो अच्छी लगे, लेकिन चूरन चटनी वाली बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आज की सबसे पहली वीडियो भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं भारत का संविधान कब बना था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और जो कुछ उसके प्रोविजंस थे, कुछ आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो चुके थे। लेकिन संविधान बना हमारा किस मिशन के तहत हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, वो था आपका कैबिनेट मिशन। उसे भी पढ़ेंगे हम। लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं जब भारत में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यानी अंग्रेज जो हुए थे उनकी विजय हुई थी और उन्हें जीत हासिल हुई। उसके बाद वहाँ उन्हें बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा इनकी राजस्व की मालिकाना हक मिल गया। यानी कि यहाँ पे जो ये रेवेन्यू थे वो कलेक्ट कर सकते थे और वहाँ का जो नवाब था वो प्रशासन शासन चला सकता था। तो वहाँ पर एक तरह से द्वैत शासन लागू हुआ पहली बार बंगाल में। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो 1773 ईस्वी में जो शासन बंगाल के नवाब को दिया हुआ था वो अंग्रेजों ने खुद अपने हाथ में ले लिया और द्वैत शासन समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पहला एक्ट आया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे वो पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बंगाल का गवर्नर था, आप सभी जानते होंगे बंगाल प्रेसिडेंसी थी। अभी मैं मैप पर बताऊं कहां पर थी भारत में। इस प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पद इसमें आपका यहाँ जनरल बोला जाने लगा। क्यों बोला जाने लगा, इसका कारण क्या था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब जो कानून बनाने का अधिकार था बंगाल प्रेसिडेंसी को था और जो कानून बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगी वो इन दोनों प्रेसिडेंसी पर भी लागू होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम आप आगे देखें तो यहाँ पर एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे हम इसे। ये क्या काम करती थी, ये गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करती थी और गवर्नर जनरल को इसकी सलाह मानना जरूरी था। अब अगर हम प्रेसिडेंसियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी जो आपकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, आपकी यहाँ पर मद्रास हो गई और ये बंगाल हो गई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर इन सबके कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया, आपका बंगाल प्रेसिडेंसी को। यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी वही कानून लागू होंगे, मद्रास पर भी वही जो बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाएगी। ठीक है, अब बात करें आगे तो अब बात आती है 1774 ईस्वी में, यानी 1774 में। एक मिनट,
1774 ईस्वी में इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। इसमें 3 जजेस थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इससे आगे अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो आता है यहाँ पर बंगाल में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी आपको मैंने अभी मैप पर बताई थी, यहाँ पर बिना लाइसेंस व्यापार खत्म कर दिया गया। यानी कि अब व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो भी लोग थे उन्हें लाइसेंस जरूरी था, कंपलसरी कर दिया गया। इसके बाद में आपका आता है यह अधिनियम आपका किस टाइम तक रहेगा, 20 साल तक आपका यह अधिनियम लागू रहेगा। इसके बाद फिर नया नियम बनाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं आगे। तो एक एक्ट इसी दौरान, इसके कुछ साल बाद आया जिसका नाम था 1781 का संशोधनात्मक एक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा बड़े प्रोविजंस नहीं है याद करने के लिए। इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जितने भी कानून बनाता था उन कानूनों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से वो अलग हो गया, यानी उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो गया। कुछ भी कानून बनाएगा आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 संस्थाएं बनाई गई, 2 समिति जो एक तरीके से, और इनका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थी ये आपका व्यापारिक मामलों को देखती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी राजनीतिक मामलों को देखती थी। एक तरीके से यहाँ पर द्वैध शासन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर द्वैध शासन कब लागू हो गया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 ईस्वी में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो आपके व्यापारिक मामले देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका राजनीतिक मामले देखते थे। इनमें भी मेंबर्स डिसाइडेड थे। जो आपका निदेशक मंडल था इसमें 24 मेंबर्स थे और आपके नियंत्रक मंडल में यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके 6 मेंबर्स थे। ठीक है, अभी आपको मैंने पीछे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, उसमें गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। मैं हाँ बताना भूल गया, कार्यकारी परिषद का। उस कार्यकारी परिषद में कितने लोग हो सकते थे, 4, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। ठीक है, अब बात करें आगे की तरफ। तो अब आता है, देखिए मैंने आपको बताया था ना पीछे अभी 1773 ईस्वी में एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। उन 4 मेंबर्स को इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घटाकर कितना कर दिया गया, 3। इन मेंबर्स की संख्या कितनी कर दी गई, अब 3 कर दी गई। ठीक, याद रखना है आपको। और कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। आप सभी जानते हैं जैसे इन्हें कर्मचारियों को, अधिकारियों को रिश्वत लेनी हो तो उपहार के तौर पर ले लेते थे, तो इसी वजह से इन्हें उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया, जिससे कि यहाँ पर रिश्वत पर रोक लग सके, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। ठीक है, अब पहली बार जो हमारी ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी के अधीन जो भी भारत का क्षेत्र आता था उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी इसे ब्रिटिश डोमिनियन कहा गया। डोमिनियन आप सभी जानते होंगे कि जैसे कंपनी भारत में शासन चला रही थी, यहाँ कंपनी शासन चलाती है लेकिन इसका मालिक जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च पद होगा, जैसे भारत में फिलहाल राष्ट्रपति होता है, उस समय वो ब्रिटिश होता था, यानी संप्रभुता इनकी खुद की नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं हम, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य मैंने आपको बताए थे 6 सदस्य थे, ब्रिटेन सरकार के मंत्री होंगे और आपके 24 सदस्य जो होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से होंगे। जो आपके व्यापारिक मामले देखते थे वो कंपनी के लोग होंगे और वो कितने होंगे, 24। और जो राजनीतिक मामले देखते थे वो 6 सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे, यानी ब्रिटेन से ही वो नियुक्त किए जाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कंपनी का शासन जो चल रहा था उस कंपनी के शासन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो आप सभी जानते हैं इसे नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं निदेशक मंडल। इसमें अंतर क्या है कि ये व्यापारिक मामले देखता था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका राजनीतिक मामले देखता था। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट जो 1793 का चार्टर अधिनियम था। 1773 ईस्वी में एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके 20 वर्ष बाद एक नए अधिनियम के बनने की बात कही गई थी, तो वो 1793 में आपका आया चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपके राजनीतिक मामले देखने वाली संस्था थी, उसके सदस्यों को जो वेतन मिलता था वो भारत से ही देना जाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि वो भारत के लिए ही काम करते थे, तो इस वजह से जो भारत से ही उन्हें वेतन दिया जाना शुरू कर दिया गया।
इसके बाद में आपका बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद को सलाह करने का अधिकार दे दिया। मैंने जो आपको बताया था कि सलाहकारी परिषद जो थी उसके जो सलाह थी बंगाल के गवर्नर जनरल को मानना जरूरी थी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ खत्म कर दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल बाध्य नहीं था कि उनकी सलाह को माने। ठीक है, अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में नियमों एवं कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। इसके अंतर्गत चीन और चाय दो चीज़ ऐसी थी। कंपनी देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वो व्यापार के लिए ही आई थी। उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही था, लेकिन वो यहाँ पर आकर शासन करने लगे। धीरे धीरे जो ब्रिटेन से चीन और चाय, ये दो चीज ऐसी थी 1873 के चार्टर एक्ट के अलावा यहाँ पर कंपनी को पूरा एकाधिकार था। अब तक जो था 1813 तक वो पूरा एकाधिकार था कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी भारत में। लेकिन इस एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और चाय का व्यापार छोड़कर अब अन्य कंपनियां भी ब्रिटेन से आ सकती थी और यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एकाधिकार एक तरीके से खत्म कर दिया गया। बस ये दो उनके कंट्रोल में थे, जो कंपनी चीन के साथ व्यापार करती है और चाय का व्यापार जो करती भारत से। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो भारत के देखिए इन्होंने भारतीयों की शिक्षा पर भी खर्च करना शुरू किया और 1813 के एक्ट के माध्यम से भारतीयों पर प्रति वर्ष कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका। इस अधिनियम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई, यानी अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रारंभ कब किया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया, तो आपका वो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? 1813 का चार्टर अधिनियम। अब बात आती है, देखिए जो स्थानीय स्वशासन थे, जैसे आज के समय में ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ये जिला पंचायत हो गई, इन स्थानीय स्वशासनों को कर लगाने का भी अधिकार दिया गया। ये अपने यहाँ पर कर लगा सकते थे। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दे दी गई। जो इनके लोग थे, ईसाई लोग थे, वो अपना यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। किस एक्ट के द्वारा परमिशन मिली है? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इन्हें परमिशन मिल गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए कलकत्ता, मद्रास, बंबई द्वारा निर्मित विधियों का संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य हो गया। ठीक है, अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ेगा आपको? जो भी कानून कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी बनाएंगी ये ब्रिटेन की संसद से। ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन्हें अप्रूवल जरूरी हो गया। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें तो आपका आगे आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 20 साल बाद फिर 1813 में पहली बार आपका चार्टर अधिनियम आया, इसके बाद में फिर 1833 में आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था तो इनके क्षेत्र भी जहाँ ये अधिग्रहित कर रहे थे ब्रिटेन वाले, तो ये बढ़ रहे थे और इसी वजह से पूरे भारत में इनका ही शासन हो गया। तो इसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ से जब ये एक तरह से केंद्रीकरण की तरफ चल रहे थे, यानी जो पावर थी वो पावर भारत में एक ही सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति को दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही हम 1858 के करीब पहुंचेंगे, यहाँ से विकेंद्रीकरण का समय प्रारंभ हो जाएगा और वहाँ प्रांतों में भी अलग शासन स्थापित होगा और सेंटर में भी अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी हम केंद्रीकरण की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आप सभी जानते हैं कौन थे? विलियम बेंटिक। ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विलियम बेंटिक कौन थे? ये भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, भारत के गवर्नर जनरल। और इन्हें समाज सुधारकों का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए, दास प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए, तो इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? समाज सुधारकों का जनक बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दास प्रथा को प्रतिबंधित किया, मैंने आपको बताया था अभी, स्लेवरी वाज बैन्ड। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1813 की चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय और चीन दो चीज ऐसी थी जिनका एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा
कंपनी के पास चाय का और चीन के साथ व्यापार का भी एकाधिकार खत्म कर दिया गया। यानी कि अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आ सकती थी, चाय का व्यापार भी कर सकती थी और चीन के साथ भी अपना ट्रेड कर सकती थी। अब ये पूरी तरह से इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया पहली बार, ठीक है। अब जो अभी 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, वहां पर भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान था, वो अब 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था, स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। और इन्होंने किस आयोग का गठन किया? एलनबरो आयोग। आपसे पूछा जा सकता है कि दास प्रथा को खत्म करने के लिए 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से किस आयोग का गठन किया गया? तो वो है आपका एलनबरो आयोग, यानी एलनबरो कमीशन। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो भारतीयों के लिए लोक सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई, यानी कि सिविल सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ब्रिटिश जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद जो होती थी, उस कार्यकारी परिषद में एक लॉ मिनिस्टर यानी एक आपका जो विधि सदस्य था, लॉ मेंबर को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। यानी यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक लॉ मेंबर नॉमिनेट किया जाने लगा। आगे ये लॉ मेंबर परमानेंट भी बनेगा, ठीक है। किस एक्ट के माध्यम से बनेगा वो हम अभी जानने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें तो पहला जो लॉ मेंबर था, लॉ मिनिस्टर था, वो कौन था? मैकाले था। आप सभी को याद रखना कौन था? मैकाले। अब देखिए, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की गठन की बात की गई और 1835 ईस्वी में 1833 में चार्टर एक्ट आया। इसके 2 वर्ष बाद किस आयोग का गठन किया गया? विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में, लॉ मिनिस्टर जो था, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम निकाला इन्होंने कब? 1843 ईस्वी में। सती प्रथा के विरुद्ध कानून 1829 ईस्वी में आया, मैकाले की अध्यक्षता में ही। और गवर्नर जनरल को इसी के द्वारा ही बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। जैसे आज के टाइम में जो बजट बनाते हैं, कौन बनाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं ना संसद में। इसी तरीके से जो गवर्नर जनरल था उसे बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अब 1853 का राजलेख, जो 1853 में एक और अधिनियम आया। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने यह कह दिया कि जो कंपनी का शासन है वो कभी भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। कंपनी के शासन को खत्म करने का अधिकार दे दिया। अब ये ब्रिटिश ताज की यानी ब्रिटिश क्राउन की इच्छा पर था कि कब तक कंपनी अपना शासन यहाँ भारत में चलाएगी। अब कभी भी ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन की महारानी कभी भी भारत का शासन अपने हाथ में ले सकती थी। और ये जल्दी ही ऐसा मौका आने वाला है, कुछ साल बाद, 1853 के कुछ साल बाद 1858 में, जब कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और ये शासन पूरा अपने हाथ में किसने ले लिया? ब्रिटिश संसद ने या फिर ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, महारानी के हाथ में चला गया। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी उसमें सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी? मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 18, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। अब यहाँ पर 24 से 18 कर दिए, पहले 24 थे, अब कितने कर दिए गए? 18 सदस्य घटाकर कब कितने कर दिए गए? आपके 18 सदस्य कर दिए गए। अब विधि निर्माण हेतु देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि यहाँ पर कानून बनाने के लिए 1853 के राजलेख के द्वारा कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। जैसे आज के टाइम में संसद होती है ना, तो एक विधान परिषद की स्थापना की गई। कितने मेंबर्स थे इसमें? 12 मेंबर्स, ठीक है। इसमें आगे चल के 12 मेंबर्स में इंडियंस की भी नियुक्तियां होंगी, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन इंडियंस थे, पहले इंडियन कौन थे जो इसमें नियुक्त किए गए, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। देखिए, अब बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, अब इसके द्वारा क्या होता है, पहली बार भारत में पहले जो परीक्षा होती थी वो कहाँ होती थी? लंदन में, सिविल सेवा की। भारत में पहली बार इसका आयोजन कराना शुरू किया गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते। अब भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। अब ऐसा क्या होता है, 1857 की क्रांति थी भारत में। 1857 क्रांति के बाद उसके कुछ कारण रहे थे 1857 क्रांति होने के। आप सभी जानते होंगे कि डलहौजी एक गवर्नर था, भारत का गवर्नर,
उस समय पर। तो उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति की वजह से पूरे भारत में विस्तार करना चाहा, ब्रिटिश क्राउन की कंपनी का शासन था उसे बढ़ाना चाहा। उसी क्रम में लोगों में असंतोष फैला, कुछ और अन्य कारण, तात्कालिक कारण भी थे। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटेन की जो संसद थी उसने सोचा कि आगे ऐसी घटना ना हो, तो उसके लिए इन्हें 1858 में एक अधिनियम लेकर आए। उसके क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम पढ़ने वाले थे। देखिए, इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी अब तक शासन चला रही थी भारत में, वो कंपनी का शासन खत्म करके अब शासन सीधा किसने ले लिया, ब्रिटेन की संसद ने, या फिर ब्रिटेन की महारानी अब भारत की महारानी बन गई। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल था इसे ही वायसराय, इसका शब्द बदल दिया गया, इसे वायसराय कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कब, 1858 अधिनियम द्वारा। और एक पद सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव कहाँ पर पद था ये व्यक्ति कहाँ का होता था, ब्रिटेन का। ठीक है, और भारत में कौन था, वायसराय, आप सभी जानते होंगे। अब अगर हम बात करें तो 1858 में ही एक भारत परिषद का गठन किया गया। अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो अभी तक व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को देखते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्हें समाप्त कर दिया गया और 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें 8 मेंबर्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत किए जाते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 7 मेंबर्स मनोनीत किए जाते थे। तो इस तरह से इसमें 15 मेंबर थे। और भारत में गवर्नर जनरल तथा प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी। अब ये प्रावधान कर दिएगा कि जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा भारत का, और जो भारत के जो प्रांत थे उनमें जो गवर्नर बनाए जाएंगे उनकी नियुक्ति सीधे ब्रिटेन से होगी। यहाँ से अब कोई रोल नहीं रहा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं मुगल सम्राट जो थे लास्ट, बहादुर शाह जफर सेकंड, मुगल सम्राट का जो पावर थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। यहाँ से मुगल साम्राज्य बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत का जो सचिव बनाया गया था वो भारत का सचिव सीधे तौर पर ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो सचिव बनाया था वो अपना जवाबदेही किसके प्रति होती थी उसकी, वो ब्रिटेन की संसद के प्रति होती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए, अब हम बात करते हैं दरबार आयोजन। 2 दरबार आयोजित किए गए 1858 के बाद। 2 दरबार आयोजित किए गए, पहला लंदन में विक्टोरिया द्वारा, महारानी विक्टोरिया, और इलाहाबाद में दूसरा जो आपका दरबार था वो कैनिंग के द्वारा। इसके द्वारा कुछ प्रोविजंस यानी कुछ घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं में कौन कौन सी थी, एक देखिए, सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग देंगे। मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरीके से, जैसे डलहौजी ने क्या काम किया था कि राज्य हड़प नीति बनाई थी, जिसके पास पुत्र नहीं है वो कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता और वो राज्य अपने आप कंपनी के क्षेत्र में आ जाएगा। इसी तरह से अब आगे नहीं होगा और साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो जेल में भारतीय बंद थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और अंग्रेज भारतीयों को कर्जों को माफ कर देंगे। जो भारत पर कर्ज थे, भारतीय लोगों पर कर्जा था, उसे माफ कर देंगे। भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में शामिल किया गया था। एक तरह से भारतीय लोगों को मनाने के लिए जो 1857 क्रांति हुई थी उसे भुलाने के लिए। ठीक है, भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में, और अंग्रेज भारत में लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, भारत के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर घोषणाएं कौन कौन सी थी। कंपनी विल अबंडन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और इंडियंस इम्प्रिजन्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 विल बी रिलीज। जितने भी आपके लोग वहाँ पर जेल में डाले गए थे वो सब रिलीज कर दिए जाएंगे। द ब्रिटिश विल फॉरगिव द डेब्ट। ठीक है, आप इनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे भारतीय लोगों के, और सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, चलिए। अब 1861 का भारत शासन अधिनियम आया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1861। इसके द्वारा क्या था, जो भारत परिषद का 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी उसे अब क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया, वो स्थायी कर दी गई। और इसी के द्वारा विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया गया। विभागीय प्रणाली किसे कहते हैं, जैसे आज के समय में सरकार होती है, सरकार में विभिन्न विभाग होते हैं, उन्हीं विभाग को एक प्रमुख होता है। जैसे आपका वित्त विभाग हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स का हो गया, और फाइनेंस, जैसे हमारा फाइनेंस हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स का हो गया, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं, शिक्षा मंत्रालय हुआ। इस तरह से विभाग अलग अलग बना दिए गए
और इनके प्रमुख भी बना दिए गए। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम कब से लागू हुआ आपका? 1861 के भारत शासन अधिनियम से। और इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर था यानी जो वायसराय था, जिसे अब वायसराय कहा जाने लगा था, इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे आज के समय में भारत की जो संसद है कानून वो बनाती है, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो उस समय राष्ट्रपति को एक शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब एक कानून बना सकता है। जब संसद दोबारा सत्र चलेगा तो उसे यहाँ पर पारित कराना पड़ेगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार कब दी गई थी आपके वायसराय को? 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, सेना में सुधार हेतु पील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पील आयोग ने रिकमेंडेशन दी कि भारतीयों की सेना में कम से कम नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ था वो एक तरह से सैनिक विद्रोह ही था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए उसने इस तरह का एक रिकमेंडेशन दी। भारत में सिविल सेवा ICS का गठन किया गया। सिविल सेवा का गठन किया गया। सिविल सेवा का जनक कौन कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, कॉर्नवालिस। ठीक है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे भारत परिषद की, जिसमें 15 सदस्य थे, 8 ब्रिटेन के द्वारा और निदेशक मंडल के द्वारा 7 ये नियुक्त किए जाने थे। इन्हीं 15 सदस्यों में पहली बार 3 भारतीयों का नियुक्त किया गया। कौन कौन से थे? देखिए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से, सॉरी विधान परिषद में ही, विधान कार्यकारी परिषद नहीं, भारत परिषद नहीं, विधान परिषद जो कानून बनाती थी, विधान परिषद जिसकी स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी, उसके अंतर्गत 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ये प्रथम भारतीय थे विधान परिषद में आने वाले। विधान परिषद का काम क्या था? कानून बनाना। ठीक है, अब इस कानून के द्वारा 1861 के अधिनियम के द्वारा ही जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग करके बॉम्बे एंड मद्रास 2 प्रेसिडेंसी थी, इनको कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। अब ये कानून अपने खुद बना सकते थे, यानी अब विकेंद्रीकरण की तरफ प्रक्रिया शुरू हो गई कि पहले एक हाथ में पावर आ गई भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में, लेकिन अब इन्हें दोबारा इनकी शक्तियां वापस देनी शुरू कर दी गई। किस एक्ट के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अब बात आती है आपके भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या कहा गया था कि जो परिषद में भारतीय सदस्य हैं उनको वार्षिक बजट पर जो बजट पेश किया जाता था, सरकार से प्रश्न पूछने की अधिकार दिया गया, लेकिन जो परिषद का अध्यक्ष था उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। उसकी इच्छा थी वो उन्हें स्वीकार करे या ना करे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब विधान परिषद जो थी इसमें इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। जो अभी हम आप बात कर रहे थे ना, तो वो तो भारत परिषद थी जिसमें आपके 15 सदस्य थे, लेकिन एक आपकी विधान परिषद भी स्थापित की गई थी। उस विधान परिषद में एक नियम निकाल दिया जो प्रांत थे। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मद्रास और आपकी बॉम्बे, इनको वापस शक्ति प्रदान की गई अपने कानून बनाने की, नियम कानून बनाने की। तो उसी के तहत इनमें विधान परिषद जो थी उनमें न्यूनतम 10 मेंबर्स हो सकते थे और अधिकतम आपके कितने हो सकते थे? 16 मेंबर। ये आगे जाकर अभी बढ़ेंगे भी, तो उन्हें हम देखने वाले हैं। तो इन विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 कर दी गई, यानी 10 से कम नहीं होंगे और 16 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये प्रोविजंस थे। अब बात आती है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। इसके देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, मैंने आपको बताया था। जो वायसराय को सलाह देती थी, उस कार्यकारिणी परिषद में जो है पहले भारतीय, अभी हमने जो बात की थी ना, पीछे 3 जो लोग नियुक्त किए गए थे वो विधान परिषद में किए गए थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की, जो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय को सलाह देता था और उसके सलाह के आधार पर ही वायसराय काम करता था। उसकी कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको ये याद रखना है, ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नियुक्त किया गया।
और इस अधिनियम के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई विधान परिषद में। ठीक है, अभी मैं बताऊं किस तरह से कितने लोग निर्वाचित किए जा सकते थे। और इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में आप सभी जानते हैं कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया कि जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों के लिए जो विधान परिषद थी उसमें कुछ मेंबर्स यानी कुछ सीट रिजर्व कर दी। तो वो कितनी सीट थी मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी सीट थी आगे। और इसमें क्या था कि जो मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षित की थी सीट, वहाँ जो इसका चुनाव, इन लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कि जो लोकल जगह थे, जैसे मान लो कि 8 लोग शामिल किए गए, मुस्लिमों की 8 सीट शामिल की गई, तो जहां 8 लोगों का जहां से चुनाव होकर आना था वहां अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। वहां की जो, जैसे आज के समय में समझ लीजिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान ने एक निर्वाचक मंडल बना दिया कि पूरे गांव से पूरे लोग तो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ 20 लोग बना दिए कि ये वोट डालेंगे, तो वही लोग चुनाव वोट डालते थे, लेकिन पूरी जनता नहीं डालती थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था इनका। और हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से थे। देखिए इंग्लिश ये हम सब देख चुके हैं। देखिए इसमें टोटल 69 थे, यानी 60 तो आपके विधान परिषद में थे और 9 अदर थे। इस 69 में जो आपके 37 थे ये आपके सरकारी अधिकारी थे, विधान परिषद की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें जो बचे हुए 32 थे, इनमें से 5 जो थे वो आपके नॉमिनेट किए जाते थे, और इन 5 में जो आपके बचे हुए 27 थे, 32 के बाद इन 27 का चुनाव होता था। और चुनाव किस तरह से होता था इनके लिए, देखिए कौन कौन सी सीटें थी। 8 सीटें तो इनमें मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी। ठीक है, 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए थी, बिजनेसमैन के लिए, 2 भारतीय जमींदारों के लिए थी, और जो 13 बची थी ये अन्य निर्वाचन लोगों के लिए, जो नॉर्मल सामान्य निर्वाचन होता है। ठीक है, इस तरह से इन 27 सीटों का डिवीजन किया गया। ये विधान परिषद की सीटें हैं, इनके बारे में हम समझ गए हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा किस तरह से इनका डिवीजन किया गया। अब हम बात करते हैं आगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के कौन थे, वायसराय। इन्हीं के नाम पर ये अधिनियम बना। और इसमें जो है एक चीज पूछता है कि देखिए यहाँ पर एक द्वैध शासन प्रारंभ होगा प्रांतों में। अभी हम बात करेंगे द्वैध शासन क्या होता है, कि इस माध्यम के द्वारा, इस अधिनियम के माध्यम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के माध्यम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक, अभी तक हम पढ़ रहे थे विधान परिषद, एक विधान परिषद थी ना जिसमें अभी तक 16 लोग मैक्सिमम थे और 10 लोग मिनिमम हो सकते थे। उस विधान परिषद में अब इसको 2 सदनीय कर देगा, यानी अब उसमें एक सदन ना होकर अब 2 सदन होते थे। और कौन कौन से होते थे वही हम देखने वाले हैं अब। ठीक है, कौन कौन से, प्रथम था आपका राज्य परिषद, दूसरा आपका केंद्रीय विधानसभा, जैसे आज के समय में लोकसभा, और दूसरी आपकी राज्यसभा होती है। इसी तरह से होते थे केंद्रीय विधानसभा एंड आपकी राज्य परिषद। ठीक है, अब देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई। जो लोग इसमें चुनाव होता था लोगों का, अब प्रत्यक्ष रूप से होने लगा वोटिंग के द्वारा। अब आगे अगर हम बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की। द्वैध शासन कैसे कहते हैं कि जैसे कोई प्रांत है आपका, स्टेट हो गया ये, इस स्टेट में शासन 2 लोग चलाएंगे। कुछ विषयों पर तो कुछ विषय आपके यहाँ हो गए और कुछ विषय आपके यहाँ हो गए। इन विषयों पर तो सेकंड पर्सन काम करेगा, ये शासन चलाएगा, इस पर फर्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पर द्वैध शासन हो गया, 2 लोग शासन चला रहे हैं एक तरीके से। तो इसी में प्रांत जो स्टेट थे, जो इस तरह से हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसी तरह से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। और प्रांतीय विषयों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट थे आपके, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित और आरक्षित, इन पर कानून कौन कौन लोग बना सकते थे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हस्तांतरित विषय जो थे, ठीक है, इन विषयों का संचालन कौन करता था, गवर्नर, विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्री। अभी जो हम विधान, जैसे हमारी लोकसभा होती है ना, उसमें मंत्री होते हैं, इसी तरीके से गवर्नर जनरल विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से हस्तांतरित विषयों पर अपना क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट was done with the help of the governor and the responsible minister of the legislative council। यानी कि आपके जो सब्जेक्ट, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, इन पर कानून ये बना सकते थे।
और जो आपके आरक्षित विषय थे इन पर संचालन कौन कौन करता था? भारत का गवर्नर या वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो थी उसके माध्यम से। दो चीज थी ना हमारी, विधान परिषद और कार्यकारिणी परिषद। विधान परिषद कानून बनाने के लिए थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी आपकी गवर्नर के सलाह देने के लिए थी। विधान परिषद के साथ गवर्नर या फिर वायसराय हस्तांतरित विषयों पर कानून बना सकता था, और कार्यकारिणी परिषद के साथ जो गवर्नर था वो आपके किस पर? आरक्षित विषयों पर कानून बना सकता था। ये दो तरह से आप यहाँ पर द्वैध शासन प्रारंभ किया गया प्रांतों में। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि दोनों राज्य बजट अलग हो गया, अब केंद्र का बजट अलग हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। कब? आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था ये इसका गठन किसके तहत होना था? 1919 के अधिनियम के तहत। इसका काम क्या था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया उसका रिव्यू करना और 10 साल बाद कानून बनना था, उसे उसके बारे में सलाह देना। ठीक है, इस कमीशन की नियुक्ति जो थी वो सचिव बार्कनहेड ने की थी। उस टाइम भारत सचिव कौन थे? बार्कनहेड। इसमें 7 सदस्य थे और इसमें सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था। इसी वजह से इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे भारत में और इसका विरोध हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें इस साइमन कमीशन ने अब क्या रिकमेंडेशन दी, तो इस साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा है वो द्वैध शासन कामयाब नहीं है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा जिसमें से भारतीय संविधान में अत्यधिक प्रोविजंस लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो उस भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए 1930 से 32 तक भारत में ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के ईयर कौन कौन से थे। ठीक है, ये आपको बताना है। और इन गोलमेज सम्मेलनों का जो मुख्य उद्देश्य था, जो भारत में जो अधिनियम आने वाला हो अगला, उसकी रूपरेखा तैयार करना था। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बार संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या था कि जैसे एक स्टेट, कोई राज्य है या फिर कोई देश, हम जानते हैं देश के बारे में, ये हमारे पास एक देश है। संघीय शासन का मतलब ये होता है कि एक यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और जो स्टेट होंगे भारत में, इनमें भी इनकी खुद की गवर्नमेंट होगी, यानी यहाँ पर भी शासन चलाने वाले बॉडी होगी, गवर्निंग बॉडी, और एक सेंट्रल के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी होगी, यानी अलग अलग शासन, स्टेट का भी और सेंट्रल के लिए भी शासन। तो ये एक तरह से संघीय शासन प्रणाली होगी। ठीक है, अगर कोई एक स्टेट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पर कोई भी प्रांतों में गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली नहीं होगी। ठीक है, आपके बात में समझ में आएगा। और भारत की संघ की जो 2 इकाई थी वो कौन कौन सी थी? ब्रिटिश प्रांत और आपके देशी रियासतें। भारत में उस समय देशी रियासतें भी थी और ब्रिटेन ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था वो ब्रिटिश प्रांत थे। ये भारत संघ की 2 इकाई हो गई। जैसे आज के टाइम में होते हैं ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कुछ स्टेट हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं। उसमें क्या होता है, स्टेट तो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र किस तरह से? अपने कानून वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का शासन होता है एक तरीके से उन पर। तो ये आपके कौन से हो गए? इसी तरह से आपके ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें हो गई। कब? भारत संघ की 2 इकाई किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब जो है जो हम बात करने वाले हैं वो प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, यानी कि जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि अब यहाँ पर 2 विषयों पर कानून बन सकते हैं। हस्तांतरित और आरक्षित विषय अब कहाँ पर आ गए थे? केंद्र में। यहाँ पर भी गवर्नर उसी तरह से कानून बना सकता था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया केंद्र और राज्यों के मध्य, यानी प्रांतों के और केंद्रों के मध्य आपका शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची। ठीक है, आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें
आप आज के समय में भी देखते होंगे कि जो भारत के संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है, कौन कौन सी, वो यही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रांत सूची पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन विवाद की स्थिति में जो कानून है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। जैसे शिक्षा है, एजुकेशन, आज के समय में एजुकेशन है, एजुकेशन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका किसका है, दोनों का, यानी कि स्टेट का भी है आपका और सेंटर का भी है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा। ठीक है, ये उस समय के प्रावधान थे। अब इसमें कितने विषय थे, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में कि जो उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 और समवर्ती सूची में कितने, 36 विषय थे। आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, प्रांतों में खत्म कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों की व्यवस्था का को आप द्विसदन नहीं है। देखिए पहले अभी 1919 के माध्यम से किसमें द्विसदन बनाए गए थे, 2 सदन आपके सेंट्रल में, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बनाई गई थी। अब इस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में 2 सदन बनाए गए। कौन कौन से, आपके यही इस तरह से ही जैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है आज के समय में, 2 सदन बनाए गए। 1919 के माध्यम से सेंटर में बनाए गए थे उस समय, और प्रांतों में बनाए गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ पर सदस्य संख्या भी बढ़ाई गई। देखिए सदस्य संख्या कैसे बढ़ाई गई, इसकी बात हम आगे करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि जैसे राज्य परिषद थी, राज्य परिषद में पहले कितने सदस्य थे, 60। अब उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 260 कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में से, यानी सेंटर में। वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद जो 15 सदस्यीय जो बनाई गई थी, आप सभी को ध्यान हो, 1858 के समय पर वो खत्म कर दी गई। इस समय पर उसे समाप्त कर दिया गया। और इसी समय पर एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और इसे ही हम आज सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। यानी कि पहले जो आपका आज का सुप्रीम कोर्ट जो आप देखते हैं, उस समय का संघीय न्यायालय था, और वो 1937 में स्थापित किया गया था। किस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और इसी समय 1935 के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो आज के समय म्यांमार है उसे भारत से अलग कर दिया गया, पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, ये आपके 1935 के प्रोविजंस हो गए। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में एक केंद्रीय बैंक, जो आज आप RBI जानते हैं ना, इसी एक्ट के द्वारा RBI की स्थापना की गई थी। RBI का एक्ट तो 1934 में आ गया था, लेकिन इसमें केंद्रीय बैंक की बात की गई थी। तो इसकी जो गठन किया गया था बैंक की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ही की गई थी। और वो कब, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आप बता सकते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आपको बता रहा था ना कि 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। एक तो केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य परिषद। उस समय सदस्य जो थे उसमें 1919 में 145 थे, और इसमें 60 थे राज्य परिषद में। जो एक तरह से आज हम इसे राज्यसभा मान लें और इसे हम विधानसभा मान लें, लोकसभा मान लें। तो इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। तो इसमें केंद्रीय विधानसभा में 375 कर दी गई, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, और जो आज की हम राज्यसभा देखते हैं, उस समय की जो राज्य परिषद थी 1935 के माध्यम से सदस्य संख्या 260 कर दी गई। पूर्व में कितनी थी, 60 थी, जो मैंने आपको डिवीजन बताया था। और इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया, 9 ईयर्स का। ठीक है, इस तरह से मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे की बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से 11 प्रांतों में चुनाव हुए। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर प्रांतों में भी शासन स्थापित हुआ। तो संघीय शासन प्रणाली की प्रारंभ किया गया, यानी कि स्टेट में भी अब गवर्नमेंट हो सकती थी। मैंने आपको बताया था ना, संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, सेंट्रल की गवर्नमेंट एक और स्टेट की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर चुनाव हुए।
इन 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 11 में से क्वेश्चन जो बनता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, वो 8 प्रांतों में, यानी 8 स्टेट्स में, यानी 8 प्रोविंसेस में इनकी गवर्नमेंट बनी, किसकी, कांग्रेस की। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा भारत आज़ाद हुआ या भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ, 2 स्टेट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कब आए ये? 3 जून 1947 को। इसके जो सिफारिश थी वो ये थी कि भारत का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाए और 2 देश बनाए जाएं, 2 स्टेट बनाए जाएं। स्टेट की मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ एक वीडियो में। स्टेट कहते किसे हैं? राज्य होने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। राज्य, हम किसी देश को भी राज्य बोल सकते हैं। ठीक, अब दोनों देशों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। इसका प्रावधान क्या था कि जो 2 देश होंगे इनके अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और अपने अपना संविधान बना सकते हैं दोनों देश। ठीक है, और अगर इनका जब तक संविधान नहीं बनेगा तो तब तक संविधान ना बनता है तो इनके देश का जो शासन चलेगा वो भारत शासन अधिनियम 1935, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, उस भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इनका गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर भारतीय रियासतों के साथ संधि और समझौते किए गए और उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। पहले भारतीय रियासत जो थी वहाँ पर उन पर ब्रिटिश का कब्जा था एक तरीके से, तो उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई और स्वतंत्रता के बाद में उन्हें ये भी बताया गया, ये खुली छूट दे दी कि आप किसी भी स्टेट के साथ जा सकते हैं। जैसे आप भारत में भी शामिल हो सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं और चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, 3 इनके पास ऑप्शन थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जब राज्यों के गठन के बारे में बात करेंगे, कितने स्टेट थे, किस तरह से स्टेट बनाए गए, कितनी रियासतें थी। ठीक है, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। अब भारतीयों को जितने भी अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी गई थी वो समाप्त कर दी गई इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया तथा उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता थी। जैसे उस समय पर भारत में ना ये कश्मीर जो था ना तो भारत में शामिल हुआ था ना पाकिस्तान में। ठीक है, स्वतंत्र था इसी बेस पर। तो ये प्रोविजंस थे इसके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। और तो आज की वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू। और इस वीडियो के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपके रिटन नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन तो नहीं होंगे, डिजिटल नोट्स होंगे और उन्हें मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। इस वीडियो से रिलेटेड थ्योरी भी है और उसी PDF में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप थ्योरी पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चंस लगाइए, फिर एक अच्छी किताब उठाइए, फिर उससे पढ़िए। आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।